नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद बीजेपी सरकार को अपने ही संगठन के कार्यकर्ताओं और सहयोगी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP के कार्यकर्ता शनिवार को कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र के घर में घुस गए। कार्यकर्ता कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वो आवास के बाहर नारेबाजी करते रहे और बाद में पुलिस को धक्का देकर भीतर घुस गए और हम न्याय चाहते हैं, मंत्री विफल रहे और मंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाले नारे लगाने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको बाहर किया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की कार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। इसके अलावा संगठन से इस्तीफा देने का भी सिलसिला शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी उनका जीवन सुरक्षित नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद हो गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक चौक के नामकरण समारोह में बोलते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। इसके बाद शिवसेना ने राज्यपाल कोश्यारी के इस बयान का विरोध किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मराठी लोगों का अपमान शुरू हो गया है। ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी उन पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि अगर आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो बात ना करें। राज्यपाल एक सम्मानजनक और सम्माननीय पद है, इसलिए लोग उनके खिलाफ बोलने से हिचकते हैं, लेकिन आपने जो बयान दिया है उससे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी लोग यहाँ मन लगाकर खेती करते हैं और दूसरे राज्यों के लोग भी कारोबार करते हैं और लगातार आ भी रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि किसी चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान बोलकर माहौल खराब ना करें। आप हमें इतने भोले भाले आदमी भी ना समझें। मैं अभी आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मराठी लोगों का अपमान करने वाला बयान बताया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि उनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर वो जो कहते और करते हैं उसमें ज़रा भी चतुरता नहीं है। वो कुर्सी पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दोनों यानी कि PM मोदी और अमित शाह की आज्ञा का ईमानदारी से पालन करते हैं। वहीं NCP प्रवक्ता महेश तपासे का कहना है कि राज्यपाल हमेशा से ही महाराष्ट्र की जनता का अपमान करते आए हैं। तपासे का कहना है कि NCP के मुंबई कार्याध्यक्ष और कार्यकर्ता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ हुतात्मा चौक के पास प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने भी बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह भयानक है कि एक राज्य का राज्यपाल उसी राज्य के लोगों को बदनाम करता है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यपाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर हम उन्हें बदलने की मांग करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा के असगांव में सिली सोल्स कैफे एंड बार चलाए जाने के आरोपों के मामले में नया मोड़ आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी ने धोखाधड़ी करके मर चुके एक शख्स के नाम पर बार का लाइसेंस हासिल कर लिया था, लेकिन अब गोवा के स्थानीय एंथोनी परिवार ने आबकारी आयुक्त को बताया है ये प्रॉपर्टी विशुद्ध रूप से उनकी है और इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है, यानी कि स्मृति ईरानी का कोई हाथ नहीं है। गोवा के आबकारी आयुक्त ने इस मामले में इस संपत्ति के मालिकों मर्लिन एंथोनी डिगामा और उनके बेटे डीन डिगामा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब देते हुए मां और बेटे ने कहा कि उन्होंने किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। बता दें क्योंकि एंथोनी डिगामा की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनकी पत्नी और उनके बेटे ने जवाब भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद हैं। जवाब में कहा गया है कि 20 अगस्त 2021 के बाद से ही अपने परिवार की ओर से संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी उनके और उनके बेटे के पास है और उन्होंने शराब के लाइसेंस को रिन्यू किए जाने के लिए आवेदन भी किया था। ये लाइसेंस एंथोनी के नाम पर था। जवाब में कहा गया है कि आबकारी लाइसेंस के लिए जो अर्जी दी गई थी उसमें एंथोनी के बेटे के दस्तखत थे और तब एंथोनी जीवित थे। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद जब लाइसेंस रिन्यू हुआ तो गलती से उनके पिता के नाम के आगे स्वर्गीय शब्द नहीं लगा था। उन्होंने जवाब में कहा कि ऐसा बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया गया। एंथोनी के वकील से ये पूछे जाने पर कि क्या रेस्तरां को कोई संबंध स्मृति ईरानी या उनके परिवार के सदस्यों से है, वकील ने कहा कि बिल्कुल नहीं और इस संपत्ति के मालिक एंथोनी डिगामा का परिवार है। गोवा में अवैध बार के विवाद में एंथोनी परिवार को कारण बताओ नोटिस
वकील आयर्स रॉड्रिक्स की शिकायत पर भेजा गया था। इसमें वकील ने आरोप लगाया था कि शराब के लाइसेंस को इस साल जून में एंथोनी डी गामा के नाम पर रिन्यू कराया गया था, जबकि एंथोनी डी गामा की मई 2021 में मौत हो चुकी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को भी संलग्न किया था। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने नोटिस में कहा था कि रेस्तरां के मालिक 7 दिन के भीतर इसका जवाब दें। उन्होंने शुक्रवार को इस मामले में 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक सुनवाई की। रॉड्रिक्स ने बताया कि पंचायत निदेशक ने स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी को इस मामले में जांच करने के लिए कहा है, क्योंकि पंचायत की ओर से निर्माण के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस रेस्तरां को जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भी इस मामले में जांच का आदेश दिया है, क्योंकि जिस ज़मीन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये रेस्तरां बना है, ये ज़मीन लो लाइंग फील्ड है और गोवा के कानूनों के मुताबिक आप किसी भी किराए की ज़मीन या लो लाइंग फील्ड पर किसी तरह का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए इस मामले में भी आगे की कार्रवाई हो रही है। वहीं एंथनी परिवार ने पति की मौत के बाद हुई आर्थिक दिक्कतों का हवाला देते हुए कहा कि पति की मौत के बाद उनकी आय का सिर्फ एक जरिया ये रेस्तरां ही था, इसलिए यह फैसला लिया गया कि इस संपत्ति को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे दिया जाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। इसके लिए उन्हें सत्तारूढ़ बीजेपी से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी पार्टी के नेता की टिप्पणी के बाद माफी मांगने की मांग की थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस सप्ताह के शुरू में एक मीडिया साक्षात्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए वो टिप्पणी की थी। चौधरी ने एक पत्र में लिखा है, मैं उस पद के लिए जिस पर आप आसीन हैं का वर्णन करने के लिए गलती से गलत शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जुबान से फिसल गया था। मैं माफ़ी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। बता दें, इससे पहले गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर जबरदस्त शोरगुल हुआ और दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीटेक छात्र निशांक राठौर की संदेहास्पद मौत की गुत्थी सुलझा ली गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी अथवा इस्लाम धर्म के कथित अपमान की वजह से निशांक को मौत के घाट उतारे जाने का संदेह गलत साबित हुआ है। तमाम प्रमाणों के बाद एसआईटी ने मौत का कारण आत्महत्या होना ही माना है। आत्महत्या की वजह छात्र के द्वारा बड़े पैमाने पर कर्ज लेना सामने आया है। एसआईटी ने शुक्रवार को कहा कि निशंक ने कुछ लोगों से कम 18 ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ऐप से भी कर्ज लिया था और वो पैसा वापस ना दे पाने के कारण चिंतित था। अधिकारी ने कहा, यह हत्या नहीं थी, ये एक आत्महत्या थी। आत्महत्या से एक दिन पहले 23 जून को उसने अपनी बहन से कॉलेज की फीस का भुगतान करने के लिए 50,000 रुपये भी उधार लिए थे, लेकिन वास्तव में फीस का भुगतान नहीं किया। बता दें, निशंक की मौत सनसनीखेज और संदेहास्पद इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि मौत वाले दिन ही बेटे के फ़ोन से उनको धार्मिक कट्टरता को दिखाने वाले 3 व्हाट्सएप संदेश मिले थे, जिनमें कहा गया था कि नबी से गुस्ताखी नहीं, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, और गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सिरतन से जुदा। हालांकि एसआईटी की जांच से पता चलता है कि आत्महत्या के दोष को छिपाने के लिए ही निशांक ने पिता को धार्मिक कट्टरता वाले संदेश भेजे थे। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार एसआईटी के अधिकारी ने कहा कि हो सकता है कि उसने खुद को शहीद के रूप में दिखाने या अपने परिवार के लिए सरकार की मदद लेने के लिए या हिंदू राष्ट्रवादियों का समर्थन जीतने के लिए यह संदेश लिखा हो। हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सेंट के लिए बीते मई में बुकर पुरस्कार मिला था। इस उपलब्धि पर गीतांजलि श्री के सम्मान में आगरा में शनिवार को एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन एक शख्स के द्वारा इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आगरा के 2 सांस्कृतिक संगठनों रंगलीला और आगरा थिएटर क्लब ने गीतांजलि श्री के सम्मान में इस कार्यक्रम को रखा था। रंगलीला से जुड़े अनिल शुक्ला और आगरा थिएटर क्लब से जुड़े हरविजय ने कार्यक्रम रद्द होने के बाद कहा कि लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह था। उन्होंने बताया कि गीतांजलि श्री आगरा के नज़दीक मैनपुरी में पैदा हुई थी और उनके जन्म के वक्त उनके पिता आगरा डिवीज़न में आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने बताया कि गीतांजलि श्री ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पढ़ाई की है और उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट न बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी, न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी और वैट संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 26 से बढ़ाकर 30 लाख करने के निर्देश दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।